हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। आज हम डिस्कस करेंगे गाइस पीटी 365 का जो हमारा आगे का पोर्शन रह गया है वो सब डिस्कस करेंगे। हम समझेंगे कि प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से हमारे लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आज हम गाइस लेकर आए हैं लैंड डिग्रेडेशन वाला टॉपिक। तो उससे पहले होपफुली आपने वीडियो को अच्छे से सुना होगा। कुछ अपना कॉमेंट वगैरह करो, बताओ आपका कैसा सब कुछ चल रहा है। देखो, सबसे पहले ना सीओपी डिस्कस करेंगे हम। सीओपी 15 जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन के लिए की गई, इसको हम यूएनसीसीडी बोलते हैं। ध्यान रखो, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बॉन, जर्मनी में है। क्या इंडिया इसका पार्ट है? हाँ जी, बिल्कुल है। कब इस्टेब्लिश हुई? 1994 में हुई थी। सोली लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कि लिंक है एनवायरनमेंट से, डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट से। इसका ऑब्जेक्टिव है कोऑर्डिनेटेड एक्शंस फोकस करना, लैंड डिग्रेडेशन, कार्बन न्यूट्रलिटी को लेकर आना। 197 इसके पार्ट्स इसके हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो 15 सेशन सीओपी 2015 का जो हुआ वो आपके कॉम्बैट करने का कहाँ पर हुआ? ये कोट त्योहार में, और यहाँ पे कंक्लूड करा गया। इससे रिलेटेड मेन चीज़ें ध्यान रखना, जो चीज़ें याद रखने वाली हैं प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। देखो, ये ना बाइनली होती है। कब से होने लग गई है? 2001 से। बाइनली का मतलब क्या है कि 2 साल में एक बार होती है, ठीक है। सीओपी 15 की थीम क्या थी? लैंड लाइफ लेगेसी फ्रॉम स्कार्सिटी टू प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। इसमें काम क्या करते हैं? सारे लीडर्स, गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर्स आते हैं और इस पर काम करते हैं। और इंडिया ने भी होस्ट किया था 2019 में कि हमें 26 मिलियन हेक्टर्स डिग्रेडेड लैंड को वापस से करना है। सीओपी 14 का थीम क्या है? रिस्टोर लैंड एंड सस्टेन फ्यूचर, ठीक है। इतनी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे लिए ज़रूरी है, वो आपको करना है। नए कमिटमेंट्स में इतना ध्यान रखना क्या क्या ज़रूरी है आपके लिए कि रिस्टोर करना है हमने 1 मिलियन हेक्टर डिग्रेडेड लैंड बाय 2030। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये याद रखना, ठीक है। न्यू डिक्लेरेशन क्या कोई इशू है? हाँ, आप जान कॉल एक हुआ है जिसमें कि बोला गया है कि भाई हम जेंडर इक्वलिटी और ये सब भी हम लेकर आएंगे उसमें, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट थे, तो मैंने आपको दोनों बता दिए। जो जो इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है आपको उतना ही करना है। पूरी बैठ के मैगजीन रटने की ज़रूरत नहीं होती है गाइस। जो इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम से लिए, इसीलिए वीडियो सेशंस लिए जा रहे हैं, ठीक है। वीडियो सेशंस लेने का यही एक वो है, सबसे बड़ी वजह है। देखो, 2022 में ना इंटरनेशनल डार्क स्काई वीक रिसेंटली कंक्लूड किया गया। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि हाउ डज लाइट पोल्यूशन ना बर्ड एंड पीपल को इम्पैक्ट करता है। लाइट पोल्यूशन इनॉर्मस डाइवर्सिटी ऑफ बर्ड्स को आपका कर रहा है, जो कि नॉक्टर्नली एक्टिव है या डायमली, दिन में एक्टिव है या रात को एक्टिव है ना। कैसे? देखो, लाइट इंड्यूस्ड तो कोलिजन होता है ना, जिसकी वजह से डेथ होती है मिलियन ऑफ बर्ड्स की। जब वो बिल्डिंग से कोलाइड करती हैं, टकराती हैं, तो फिर उनकी डेथ हो जाती है। बायोलॉजिकल रिदम डिस्टर्ब करती है। कैसे? जैसे उनका माइग्रेशन, उनकी वोकल कम्युनिकेशन सारी खराब हो जाती है। उनका ह्यूमन हेल्थ पर भी असर पड़ता है, डायबिटिक बनना और ये सब डिसऑर्डर शुरू हो जाते हैं। इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है, तो ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। अच्छा, अब शुरू मुद्दा ये होता है इंटरनेशनल डार्क स्काई वीक क्या होता है? एनुअल इवेंट है, इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन करती है। इसका एम क्या है? अवेयरनेस रेज करना। किससे रिलेटेड? नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ लाइट पोल्यूशन एंड सेलिब्रेट करना लाइट स्काई को। लाइट पोल्यूशन या फोटो पोल्यूशन क्या होता है? देखो, जब एक्सेसिव या मिसडायरेक्टेड ऑब्स्ट्रक्टिव आर्टिफिशियल आउटडोर लाइट जाती है ना, तो उससे लाइट पोल्यूशन क्रिएट हो जाता है। क्या कोई कंपोनेंट भी होते हैं? हाँ जी, ग्लेयर, स्काई ग्लो, लाइट ट्रेसपास और क्लटर। तो ग्लेयर का मतलब क्या? एक्सेसिव ब्राइटनेस हो जाना। स्काई ग्लो का मतलब क्या है? ब्राइटनिंग ऑफ द नाइट स्काई। ये लाइट ट्रेसपास का मतलब क्या है? लाइट का गिरना, इट इज़ नॉट इंटेंडेड। क्लटर, तो टैकल करने का तरीका क्या है कि एलईडी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, उसको यूज़ करना है। और एड्स यानी कि अवॉइड इल्यूमिनेटेड एडवर्टीजमेंट्स का इस्तेमाल करना है, ताकि ट्रैफिक सिग्नल्स जो है ना डिमिनिश, उसका इफेक्टिवनेस उसका कम होए। गॉट इट? तो लाइट पोल्यूशन गाइस आ सकता है ना पेपर में इससे। अब चलो बैन ऑन सिंगल यूज़ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट की कहानी पे चलते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 1 जुलाई 2022 में ये प्रण लिया गया कि अब हम बैन कर देंगे क्या? सिंगल यूज़ प्लास्टिक को। सिंगल यूज़ प्लास्टिक का बैन होना ज़रूरी क्या है? क्योंकि भाई लो यूटिलिटी, हाई लिफ्टिंग पोटेंशियल होता है इसके पास अंडर द प्लास्टिक मैनेजमेंट। और जो आपका ये पूरा अमेंडमेंट रूल है, इसका मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, स्टॉकिंग, ये सब बैन नॉट अप्लीकेबल टू कंपोस्टेबल प्लास्टिक बैन। तो पेनाल्टी लगेगी इसके अकॉर्डिंग 5 साल की जेल और 1 लाख का या दोनों भी हो सकता है फाइन। तो जो आपका ये प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स होते हैं, इसमें प्लास्टिक स्टिक्स होती हैं, जैसे ईयरबड्स हैं ना, ये सारे के सारे बलून्स, ये प्लास्टिक फ्लैग है ना, इनको बैन किया गया है। रैपिंग फिल्म्स को, कटलरी आइटम्स को, ऐसे आइटम्स को बंद करा गया, बैन लगाया गया। कब से? 1 जुलाई 2022 से, ठीक है। ये सब याद रखना है। मेरे साथ आप वही करते जाओ, ज़्यादा इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है। ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 समझ लो क्या होता है। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने ये ई वेस्ट का लेकर आए ये लोग, और इसमें कोई प्रोविजंस लेकर आए। सबसे पहले इन्होंने समझाना शुरू करा कि भाई ई वेस्ट होता क्या है। ई वेस्ट का मतलब है गाइस, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आना जो आपने डिस्कार्ड कर दिया, रिजेक्ट कर दिया मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे, रिफर्बिश के टाइम पे या रिपेयर प्रोसेसेस के दौरान। जैसे कि कैसे? वेस्ट बैटरी आ गई,
पैकेजिंग प्लास्टिक, ये सारे के सारे जो होते हैं ना वो ई वेस्ट के अंदर आते हैं। अब इसकी कवरेज कैसी है कि हर मैन्युफैक्चरर, रिफर्बिशर, डिसमेंटलर, जितने भी आपके लोग होते हैं इनको प्रोसेसिंग करना सर्टेन एक्सेप्शंस के साथ दिया गया है। कुछ उसके रिलेटेड रूल्स भी निकाले गए हैं। और रूल्स क्या है भाई, 1989 से रूल शुरू हुए, अलग अलग तरह पे रूल आए। यू जस्ट नीड टू रीड दीज रूल्स। मेन मुद्दे जो होंगे वो मैं बताऊंगी आपको। तो कवरेज क्या क्या है मैंने आपको बताया। हर प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर, रिफर्बिशर, डिसमेंटलर ये काम करेगा। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना है मैन्युफैक्चरर का, प्रोड्यूसर का, रिफर्बिशर का, ठीक है। ई प्रोडक्ट्स विद CPCB। इंट्रोडक्शन करना है किस चीज़ का, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट्स का इंसेंटिवाइज करने की ज़रूरत है। CPCB को क्या ज़रूरत है कि वो रैंडम सैम्पलिंग, इलेक्ट्रिकल मार्केट इक्विपमेंट्स के काम कर पाएँ। इम्पोजिशन करना, कलेक्शन करना एनवायरमेंटल कंपनसेशन का। तो ये सारा का सारा काम किसका है, इनका है, ठीक है। उसके बाद इसका स्टेटस क्या है ई वेस्ट जनरेशन इन इंडिया का। तो सबसे पहले समझना है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर प्रोड्यूसर की जो इलेक्ट्रॉल या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है कि वो रिसाइकल टारगेट करें ताकि वो इन्वायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट ई वेस्ट को फुलफिल कर पाएँ। ई वेस्ट जनरेशन का स्टेटस क्या है, सबसे पहली बात थर्ड लार्जेस्ट ई वेस्ट प्रोड्यूसर है हमारा इंडिया इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना एंड US, ठीक है। ध्यान रखना स्टेटस क्या है। कंप्यूटर डिवाइसेस में 70% एनुअल ई वेस्ट प्रोडक्शन हो रहा है, फॉलोड बाय और टेलीकॉम सेक्टर एंड ऑल। 1.5 इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है हम उसको रिसाइकल करते हैं थ्रू इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस, जैसे कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, हरियाणा, सारे के सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे डिसमेंटल एंड रिसाइकल ई वेस्ट करा जा रहा है। तो ये ध्यान रखना कौन सा कहाँ पे कितना है, कितना कर रखा है 1.5% इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को रिसाइकल इंस्टीट्यूशनल प्रोसेसेस से किया जा रहा है। नाउ अंडरस्टैंड द लास्ट चैप्टर ऑफ द चैप्टर सेकेंड, दैट इज इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड ट्रीटीज के बारे में। इसमें आप देखोगे सबसे पहले स्टॉकहोल्म कन्वेंशन गाइस, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट वाली कन्वेंशन जो है, जिसमें क्या हम करते हैं केमिकल सब्सटेंसेस जो एनवायरनमेंट में परसिस्ट कर रहे हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड या एडवर्सली हमारे ह्यूमन हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड ये कन्वेंशन थी। तो 18 इसकी मीटिंग हुई रिसेंटली, तो 5 केमिकल्स इसमें और कंक्लूड करे गए, 4 to 5 केमिकल्स कंसिडरेशन लिए गए। कह रहे कौन कौन से, डिक्लोरिन प्लस, UV328, लॉन्ग चेन पर फ्लोरोकार्बोक्सिलिक एसिड्स, क्लोरोफ्लोरोल, से सारे के सारे लिए गए हैं। किस फॉर्म में लिए गए हैं, इसी फाइव में कि भी केमिकल लेने हैं। स्टॉकहोल्म कन्वेंशन के बारे में और जानकारी ध्यान से सुन लो क्या है। एक तो ना ये आपका ग्लोबली लीगली लैंडिंग बाइंडिंग ट्रीटी है, सॉरी, ये अडॉप्ट की गई और ये आपका ओपन की गई सिग्नेचर्स के थ्रू भी 2001 में स्टॉकहोल्म स्वीडन के अंदर एंटर्ड इनटू फोर्स 2004 में आया है। इंडिया भी इसका मेंबर है। ह्यूमन हेल्थ को एनवायरनमेंट और आपके POP से बचाने के लिए, यानी कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट से बचाने के लिए स्टॉकहोल्म कन्वेंशन को लाया गया है। 186 इसके मेंबर हैं और इंडिया ने भी 2006 में इसको रेटिफाई किया था। इससे रिलेटेड ये, उसके बाद एनेक्सेशंस को कुछ समझ लो इसके बारे में थोड़ा सा। ये अलग अलग एलिमिनेट करना, प्रोडक्शन यूज इस तरह का दे रखा है। इसके साथ ही साथ रोटरडैम कन्वेंशन है, इसमें हैजार्डस पेस्टिसाइड्स को यानी कि प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेके रिकमेंड करना, ये वाला काम इसमें दिया गया है। अब प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट क्या होता है, मैकेनिज्म है अंडर रोटरडैम कन्वेंशन की फॉर्मली डिसेमिनेट करना, डिसीजंस लेना और इम्पोर्ट आपकी पार्टीज को रिसीव करके कराना। तो कहने का मतलब क्या है कि रिकमेंडेशंस थी इसमें कि भाई जैसे कि ना ये आपकी रिकमेंडेशंस है कि आइप्रोडाइन यानी कि फंजिबल यूज ऑन वाइन्स, फ्रूट वगैरह में जो यूज होता है ना उसको माना गया है। कार्सिनोजेनिक एंड टॉक्सिक माना गया रिप्रोडक्शन के लिए। टर्फ्यूबुस को माना गया सॉइल इंसेक्टिसाइड को बढ़ाता है, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत बुरा है। तो 2015 में ध्यान रखो कुछ केमिकल्स के यूज को परमिटेड बाय 2015 अनुपम वर्मा कमेटी। इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है टर्फ्यूबुस का, आप यहाँ से पेपर में आ सकता है। टर्फ्यूबुस क्या है, सॉइल इंसेक्टिसाइड है गाइस, छोटी छोटी टर्म है, कुछ भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो रोटरडैम कन्वेंशन के बारे में और जानोगे तो देखो इंटरनेशनली लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है। कॉन्फ्रेंस ऑफ रोटरडैम 1998 से निकल कर आई थी, इंडिया भी इसका मेंबर है। इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग लेना हैजार्डस केमिकल से, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। 72 इसके सिग्नेटरीज हैं। इसके अदर पैरामीटर्स क्या है कि पेस्टिसाइड्स को कवर करना, इंडस्ट्रियल केमिकल्स जो है बिन बैंड, लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस है। ये सारा का सारा काम क्या करता है, रोटरडैम कन्वेंशन करती है, ठीक है। और रिपोर्ट्स के बारे में जान लो। एक रिपोर्ट आती है स्टेट ऑफ वाटर ग्लोबल रिसोर्सेज वाली 2021 में, रिलीज कौन करता है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन करती है। इसमें असेस किया जाता है क्लाइमेट के इफेक्ट्स क्या हैं, एनवायरनमेंट, सोसाइटल चेंज के इफेक्ट्स को जाना जाता है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट के बारे में लिखा हुआ है स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज। इसके अलावा वाटर डेवलपमेंट वाली जो वर्ल्ड की है यूनेस्को इसको करता है, ठीक है। तो याद रखना, पब्लिशर्स याद रख लोगे तो काम बन जाएगा। थैंक यू सो मच, कीप लिसनिंग, कीप शेयरिंग 2 PM पाठशाला।